इससे पहले किसी वजीर आजम की टांगों में हमने जान नहीं देखी कि वो खड़े होकर बात कर सके, किसी में दम नहीं देखा कि वो इंडिया के खिलाफ खुल के बात कर सके, वो पाकिस्तान कर सके, वो इस्लामोफोबिया जो की जा रही है उसके खिलाफ बात कर सके। सलाम पेश करता हूं अपने कप्तान को। जिस अंदाज से मेरे कप्तान ने, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने आरएसएस और बीजेपी के गुंडों की दहशतगर्दी की बात की, मुस्लिम्स पर मजालिम की बात की, साथ साथ ये भी कहूंगा यहां से हमारे कुछ हिंदू भाई जो माइग्रेट हुए थे, 10 और 11 हिंदुओं को वहां कत्ल कर दिया गया। इस तरीके से वहां मजालिम चल रहे हैं। और बिलाश LOC पर बिलाश ताल फायरिंग के ऊपर इंडिया को बताया, कश्मीर में होने वाले जुल्म और इस्तेसाल के ऊपर बात की। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को शायद ऐसे ही पाकिस्तान के लिए जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, ऐसे ही वज़ीर आज़म और ऐसे ही एक लीडर की जरूरत थी। और आज वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आज मिस्टर नवाज शरीफ वोट को इज्जत देने की बात करते हैं। वो नवाज शरीफ जो आज वोट को, नवाज शरीफ एंड कंपनी, बिलावल भी कहता है कि नवाज शरीफ ने क्या हमें डायरेक्शन दी है, वो लोग जो आज वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं, एक वक्त था इनके इक्तदार में इन्होंने नोट को इज्जत दी इन्होंने, और आज इनको वोट याद आ गया। हम कहते हैं भाई नोट को इज्जत आपने दे ली, बहुत नोट इकट्ठा कर लिया, वोट को इज्जत देने की नवाज शरीफ साहब अब आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं नोट आपने इज्जत दे दी, वोट को भी इज्जत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह 25 जुलाई 2018 को, और वजीर आजम इमरान खान को वोट के जरिए आज हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अब मैं नवाज शरीफ एंड कंपनी से कहता हूं कि कोर्ट को इज्जत, नोट को इज्जत दे, अब कोर्ट को इज्जत दो। कोर्ट कहती है कि मिस्टर मफरूर, मिस्टर भगोड़े वापस आ जाओ। और वो भगोड़े वहां बैठ के जो लंदन की रोडें छापते थे, सड़कें छापते थे, रोडें नापते हैं, इधर आते हुए उनकी टांगें काटती है और वहां बैठ के अटैक करते हैं, कहते हैं कि हमने उनके खिलाफ तहरीक है जो इमरान खान को लेकर आए हैं। अरे भाई 22 करोड़ पाकिस्तानियों के खिलाफ तहरीक कैसे निकालोगे? इमरान खान को तो पाकिस्तान की आवाम लेकर आई है। अगर आप बाकी आपकी हिस्ट्री सबको पता है, आपकी हिस्ट्री सबको पता है, डॉन लीक्स कोई भूला नहीं है, कारगिल कोई भूला नहीं है, जिंदाल से रिश्तेदारी कोई भूला नहीं है, मूवी की अम्मा की साड़ी कोई भूला नहीं है, सब कुछ सबको याद है। आज नवाज शरीफ, ये वो लोग, नवाज शरीफ वो जबान बोल रहा है जो अल्ताफ हुसैन बोल रहा था, नवाज शरीफ ऐसी हरकतें कर रहा है जो अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठकर कर रहा था। यह भी लंदन में पता नहीं पानी में क्या मिल गया है जाकर कि जो वहां का पानी पीता है वो ही बक 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 करने लगता है। तो मैं समझता हूं ताकि हम डिमांड करते हैं कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के और गलत बात करने के उसमें अल्ताफ हुसैन पे बैन लगा, नवाज शरीफ के ऊपर भी इस मुगल्लिज़ात बकने के ऊपर बैन लगना चाहिए। वैसे भी मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नाइट पार्टी बन चुकी है। कल तलाल साहब कह रहे हैं रात को 3 बजे मुझे कार्नर मीटिंग के लिए, सियासी मीटिंग के लिए बुलाया, तंजीम साजी के लिए। दिन में तो इनकी तंजीम साजियां हो नहीं सकती। कल तलाल चौधरी ने खुद कहा है मुस्लिम लीग के नाइट में 3 बजे रात को कोई मीटिंग होनी थी, कोई तंजीम साजी होनी थी। तो मुस्लिम लीग नाइट पार्टी बन चुकी है, मुस्लिम लीग नून। दिन में तो इनकी मीटिंगें भी नहीं होती। वो शख्स, वो बदकिरदार तलाल चौधरी जो 3 साल किरदार कशी करता रहा, ये गालम गलोच ब्रिगेड, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, उस वक्त जब पनामा में इनके बेनकाब हो रहे थे, तो यही लोग, इनके बैड कैरेक्टर सामने आ चुके हैं। ये लोग इमरान खान पर चीटे फेंकने के लिए भेजे गए। और आज आपने देख लिया कितना अफसोसनाक वाकया है कि अपनी MNA साहिबा के साथ कोई न जाने क्या झगड़ा हुआ और वो कहते हैं कि हम तो रात को नाइट की मीटिंग करने के लिए गए थे। इससे नून लीग फारिग हो चुकी है। नोट को इज्जत देते देते
कोर्ट से भगोड़ा हो चुकी है। और इनके पैरोकार, अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, वो शेफ, वो नवाज शरीफ जिसने शहीद बेनजीर भुट्टो को किस किस अंदाज से क्या कुछ नहीं किया, तस्वीरें फिकवाई, पता नहीं क्या, मैं नहीं कह सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद है, हम उनकी दिल से हमारे रहती हैं। वो आज उसका बेटा वो कहता है कि नवाज शरीफ ने हमें नई डायरेक्शन दी है, नवाज शरीफ ने हमें नया रास्ता दिया है। तो लगता है कि पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। नवाज शरीफ चूंकि ज़ियाउल हक की पैदावार थे, जनरल चिश्ती उनको लेकर गए थे, तो पीपल्स पार्टी ज़ियाउल हक की पैदावार, ज़ियाउल हक के नक्शे कदम पर चल चुकी है। वो बिलावल जो कहे कि नवाज शरीफ ने डायरेक्शन दी एपीसी में, नवाज शरीफ को पेशकश ज़ियाउल हक की, तो 2 और 2 जमा रियाजी, जोग्राफिया, केमिस्ट्री के तहत बिलावल साहब ज़ियाउल हक की पैदावार हो गए। ज़ियाउल हक की बाकियात पीपल पार्टी हो चुकी है। चूंकि इनकी तो वसीयत आई, लीडर बन गए। लेकिन अफसोस, ठीक है, सियासत कीजिए बिलावल साहब, तहरीक चलाइए, जरूर चलाइए, आपका हक है, अपोजिशन का हक होता है तहरीक चलाना, तकरीर करना, तनकीद करना, आपका हक है। लेकिन जरा तहरीक तो चलाइए। मैं आज 3 रोज बाद, यहां उस दिन वजीर आला साहब ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले तो बिलावल साहब हेलीकॉप्टर लेके पहुंचे हुए थे मीरपुर खास में। 6 रोज उन्होंने इसलिए लगा दिए, ये बावर कराने के लिए कि भाई वफाक ने कुछ नहीं दिया, वफाक ने कुछ नहीं दिया, डूबते हो डूबो, मरते हो मरो, जो हो, वफाक ने कुछ नहीं दिया। 6 रोज लगा दिए। मैं बताना चाहता हूं, 18वीं तरमीम में एनएफसी अवार्ड आपको मिलता है, वफाक की जानिब से, टैक्स पेयर के जानिब से, आपके अपने पैसे आपके पास होते हैं, आपका पीडीएम है, आपका रिलीफ है, आपका इमरजेंसी फंड है। आपके पास ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता घर में डाकू आ जाए, वो कह के जी हम कुछ नहीं कर रहे, वो फौज क्यों नहीं आई यहाँ डाकुओं को निकालने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये वफाक के बारे में बिलावल साहब रोते गाते वहां से मीरपुर खास से बगैर कुछ लिए दिए वापस आ गए। साहब ने उस दिन, चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़ी एक लंबी फहरिस्त बयान कर दी कि जी हमने इतने टेंट दे दिए, इतना ये दे दिया, इतना वो दे दिया, वफाक ने कुछ नहीं दिया, हमने दे दिया। आज एक और तमाशा, कहते हैं एनडीएमए का शुक्रिया, वफाक की हुकूमत बेहिस है। अरे भाई, एनडीएमए किसकी है? एनडीएमए का दफ्तर भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में है, और एनडीएमए में यहां रिलीफ गुड्स भिजवाई हैं सिंध गवर्नमेंट। तो जब इन्होंने ये बात की तो मुझे लगा कि लगता है अब तो कुछ कर ही दिया थी इनको, अब तो इनको कुछ आ ही गई। वो मैं गया, मैंने कहा चलो मीरपुर खास भाई ना जा सकते हो, थक जाते हो, नहीं दिया। मुराद अली शाह की BMW कैसे चलेगी, 25 गाड़ियां प्रोटोकॉल की होती हैं। इसलिए शायद मैंने कहा कि इनको वफाक ने पैसे नहीं दिए, शायद ये इधर चले गए हो सुजावल। मैंने कहा सब हरा हरा होगा, गुलारची चलते हैं, बदीन चलते हैं। यकीन जानिए, आपसे वेलकम करता हूं, चले मेरे साथ। छोड़िए आप ठट्ठा इलाका है, घोड़ाबाड़ी तक अभी तक बुरा हाल है। सजावल में गोट 9-2 बारन, खवातीन के बेचारियों के कपड़े फटे हुए हैं, घर में खाने को नहीं है, घर पानी में डूबे हुए हैं, ना टेंट, ना राशन, ना कपड़े, ना डॉक्टर, ना दवाई, ना कुछ। डॉक्टर की टीमें भी नहीं है। फिर कह दो वफाक ने कुछ नहीं दिया। कुत्ते की वैक्सीन दी होती, कह दो वफाक ने कुछ नहीं दिया। एड्स की दवाई नहीं, कहो वफाक ने कुछ नहीं दिया। डॉक्टरों की टीम नहीं, कहो वफाक ने कुछ नहीं दिया। डॉक्टर, हजारों डॉक्टर आपके पास है, क्यों नहीं जा सकते वहां? नहीं है। गुलारची में 8-10 यूनियन काउंसिलें डूबी हुई हैं, टंडो बागो, खोसकी, बदीन में कई इलाके डूबे हुए हैं। उसके अलावा कलोई में डूबा हुआ है। और उसके अलावा आपको मैंने कुछ, आज सुबह मैंने आपको अर्ली इन द मॉर्निंग, हम आज पहुंचे वहां से, आपको मैंने चीजें दी हैं। तेज हम निकल गए, इसलिए आधे घंटे लेट भी हो गए हम। आज सुबह ही सुबह जो इलाका हमने विजिट किया है, लगता था कि आप लोग देखिए आज की है ये लगता है कि मैं समंदर का विजिट कर रहा हूं। मैं अफवाज पाकिस्तान का, एनडीएमए का, कि जिसके जरिए जो हमसे मुमकिन बन पड़ रहा है, खुद भी अफवाज पाकिस्तान मौजूद है, एनडीएमए मौजूद है। गवर्नर सिंध का खुसूसी शुक्रगुजार हूं कि गवर्नर सिंध ने 1 लाख राशन बैग डिस्ट्रीब्यूशन कराई है पूरे कराची से लेकर दीगर मुतासरा इलाकों में। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, गवर्नर सिंध का, अफवाज पाकिस्तान का और एनडीएमए का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने काम किया। अब इशू क्या है
ये लोग हमारे इदारों को, इनके डिप्टी कमिश्नर्स, मैं इशू बताना चाहता हूं। सूरत हाल यह है कि जिला नवाब शाह का तालका दौड़ और काजी अहमद, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का तालका सांगड़ और खिपरो, जिला मीरपुर खास का सिंधड़ी, हुसैन बख्श मरी, शुजाबाद, झुड्डो, मीरवा, नौकोट, ये तमाम, और मीरपुर खास सिटी, ये तमाम इलाके। उसके अलावा चलिए उमरकोट में जाना चाहते हैं तो अगर आपने देखना है कि समंदर की सैर करनी है तो चलें। सामारो और पिथोरो, सरदार शाह साहब बड़े शेर व शायरी करते हैं सिंध के हवाले। बाबा साईं शाह साहब सिंध जी जे हवाले से कोई शेर ही बुधाए छो। सरदार करता था कि यार बड़ा शायर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, डूबे पड़े हुए हैं। मैं एक वीडियो दूंगा आपको, एक तरफ सरदार शाह जमीन आबाद, दूसरी तरफ एक मंगरी गरीब आदमी जमीन बर्बाद। इन लोगों ने हाथ से अपने लोगों को डुबोया है। समारो, पिथोरो, कुंडरी, टाली, उमरकोट। मैं कहना चाहता हूं वोट आप सिंध से लेते हो। आज हमारा दिल खून के आंसू रोता है। हम देखकर आए लोग बंदों पर मौजूद हैं। मैं डीएचए वालों से कहता हूं 4 दिन पानी आ गया, आप लोग मर गए, लुट गए, पिट गए। जाओ देखो वहां क्या हो रहा है। जाओ देखो कि वहां लोग बेचारे जिनकी झुग्गियां थी डूब चुकी है, रोडों के ऊपर बच्चे मक्खियां मच्छर खा रहे हैं उनको। सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। वैसे कहते सिंध के हम सिंध, बाबा सिंध अल्हम्दुलिल्लाह हम सिंधी है, हमसे बड़ा सिंधी कोई नहीं है। जो सिंध की खिदमत करेगा वो सिंधी है, जो सिंध से प्यार करेगा वो सिंधी है, जो सिंधियों की खिदमत करेगा वो सिंधी है। आपने सिर्फ सिंध के माल को लूटा, सिंध की दवाई को लूटा, सिंध की किताब को लूटा, सिंध के स्कूल को लूटा, सिंध के आपने वसाइल को लूटा। और आज आप जब लोग डूबे हुए हैं आप कुछ करने को तैयार नहीं है। मैं होकर आया हूं, चलता हूं, आप लोगों को भेजता भी हूं चीजें। लावारिस हैं लोग। मेरे साथ जानशेर जुनेजो साहब आबादगार वेलफेयर के भी चेयरमैन है, यंग आबाद बार के, हमारे पार्टी के एसवीपी भी हैं, हमारे रेहान शोमरो साहब भी साथ थे, हुनैर लखानी साहब माशाल्लाह ये सैलानी के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब ये लोग काम कर सकते हैं, ये लोग दस्तरखान चला सकते हैं, तो सिंध हुकूमत क्यों मर गई है? उन्होंने क्या कर रहे हैं? अच्छा, कल एक और वाकया मैंने देखा थरपारकर में। सुनिए आप लोग, मैं कोई सियासी बात कम कर रहा हूं आज। मैं थरपारकर में कल मेरी वो पेशी थी, वो तैमूर तालपुर ने जो मुझ पर हमला किया था उसके लिए मैं उमरकोट गया हुआ था। मैं कोर्ट में था तो कुछ सलाम मुतासरीन आए मेरे पास। मैंने कहा भाई गाऊंगा तो जज ना पकड़ ले मुझे। कहने लगे कि जी हम डूबे हुए हैं। और उसके बाद में उनके गांव आज सुबह पहुंचा। उन्होंने कहा हम डूबे हुए हैं, राशन जा रहा है थरपारकर, मिस्टर जमालदीन वट्टू। अरबाब साहब के बंदे को पीटीपीपी ज्वाइन कराई। थरपारकर टीलों में सैलाब नहीं आया, रेत के टीलों में सैलाब नहीं आया। को थरी भा है मुझे को भिट्टन ते सैलाब कौन आयो हुआ, भिट्टन को भिट्ट कौन बुढ़ाएन, भिट्टन ते उनके टीलों वाले जमालदीन वट्टू को खोखरा पार में ट्रक 2 ट्रक भर के भेज दिए कि जाओ बेचो। शर्म आनी चाहिए ऐसे डिप्टी कमिश्नर्स को। ये इनके कमदार, इनके गुलाम, इनके मुलाजिम, इनको अपने कमरों में नहीं जाना। क्या मतलब? सलाम मुतासरा बाहर रो रहे थे मुख्तार खान ऑफिस के सामने और 2-3 ट्रक भर के मेरे सामने वो जा रहे थे। उसके बाद जब उनके गांव पहुंचा हूं तो ये 12 किलोमीटर मैं मोटरसाइकिल पे चला हूं। 12 किलोमीटर मेरे दोनों तरफ पानी था, 5-5, 7-7 फुट जमीन गई, बच्चे डूब गए। आसन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, वफाक कुछ नहीं कर रही। भाई 18वीं तरमीम है, क्या वफाक नहीं कर रही? हर साल जो हजारों अरब मिलते हैं वफाक करती है, वफाक कर रही है। कोरोना को भूलो नहीं। आपने कहा था 20 लाख राशन देंगे, 20,000 राशन भी नहीं दिया, सिर्फ भाषण दिया। हर रोज बैठ के कोरोना में मरियो, डूबियो, बटियो, मरियो, चुप जाओ, रुक जाओ, बंद कर दो, भाग जाओ, चुप हो जाओ। मुराद अली शाह यही कहते थे। मेरे कप्तान ने कहा नहीं, खोलो, स्मार्ट लॉकडाउन करो, गरीब मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुल गया। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में 193 अरब और 16 करोड़ लोगों को, 1,60,61 लाख लोगों को, सॉरी फिगर ऊपर ऊपर नीचे हो जाती है, और सिंध के 50 लाख लोगों को 60 अरब रुपए दिए कोरोना में, वफाक ने दिए। सिंध गवर्नमेंट बताया उसने क्या किया सिवाय भाषण, ड्रामे। आज भी जब लोग डूब गए, इंक्वायरी होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी साहब इंक्वायरी कीजिए गुज़िश्ता रोज। और आरओ प्लांट थरपारकर में हमने कहा जी सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट बंद पड़ा हुआ है।
सर पार करके 700 आरओ प्लांट में से 300 आरओ प्लांट बिल्कुल बंद पड़े हैं, 150-200 हल्के फुल्के चल रहे हैं, 900 लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, अरबों रुपए उसके अंदर खा चुके हैं, नौकोट किले के बाहर लोग जमीन पर पड़े हैं। चलिए कराची की टीम चले, मैं लेके चलने को तैयार हूं। सूरत हाल देखिए। बिलावल साहब कहते हैं मैं तहरीक चलाऊंगा। बिलावल साहब आइए, कदम बढ़ाओ। बिलावल जरदारी सिंध के खिलाफ, सिंध में मजालिम के खिलाफ तहरीक चलाओ, तहरीक के सलाम मुतासरीन की बहाली के लिए तहरीक चलाओ। कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, सिंध के लोगों को बारिश ने नहीं डुबोया, बारिश आई है। इरिगेशन सिस्टम की गलत प्लानिंग ने डुबोया, LBOD ने डुबोया, नालों ने, घाकड़ों ढोरों ने डुबोया, ढोरों प्राण ने डुबोया, सारे आबी गुजरगाहों पर कब्जे कर लिए इन लोगों ने, उन्होंने डुबोया। आर्मी NDA में से कहता हूं कि जिस अंदाज से गुजर नाला और कराची के नालों पर इंक्रोचमेंट खात्मा हो रहा है, इसी तरीके से पूरे सिंध में जहां जहां कुदरती गुजरगाहों पर, नालों पे, ढंडों पे, ढोरों पे, लंगों पे जिस अंदाज से इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, पीरों ने, फकीरों ने, मीरों ने, सब लोगों ने उनके खिलाफ कब्जा करके, नहीं हर साल गरीब लोग डूबेंगे। मेरी कोई जमीन नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर है। मेरी जमीन मुझे मुतासिर नहीं करती कि मैं सिंध के दीज़े इस्लाम में जाऊं, मेरा ज़मीर मुझे कहता है कि मैं वहां जाऊं, उनके लिए खड़ा हो जाऊं। तो सूरत हाल बिलावल साहब तहरीक चलाइए, हम आपके साथ हैं। एड्स के खिलाफ तहरीक चलाइए, हम आपके साथ हैं। कुत्तों की वैक्सीन ना मिलने पे तहरीक चलाएं, हम आपके साथ हैं। स्कूलों के बंद होने पे तहरीक चलाएं, हम आपके साथ हैं। अस्पताल में दवाई ना मिलने पे तहरीक चलाएं, हम आपके साथ हैं। एम्बुलेंस से ना मिलने पे तहरीक चलाएं, हम आपके साथ हैं। कराची को किस तरह कुंडी बनाने के खिलाफ तहरीक चलाएं, अपनी हुकूमत के खिलाफ। आप और तहरीक, घोड़ा भी हाजिर, मैं अक्सर कहता हूं, मैदान भी हाजिर। आप शुरू कीजिए, लाड़काना से इब्तिदा करेंगे, नवाब शाह में पूरे हर एक शहर बुलंद का अपना झंडा लेकर चलेंगे। करप्शन मिटाओ, सिंध बचाओ, पीपी भगाओ, इंशाल्लाह तहरीक चलाएंगे। देखते हैं आपकी तहरीक आगे जाती है या हमारी तहरीक आगे जाती है। जुनैद भाई बात कीजिए, फिर मैं सवाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम साहब ने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों पर बात की। मैं सिर्फ ये APC के ऊपर बात करूंगा। जो तहरीक चला रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन बचाओ तहरीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है चोरों को इकट्ठा करके तहरीक चला रहे हैं ताकि उनकी जायदादें बचाई जाएं। जिस तरह हलीम भाई ने कहा कि तहरीक अगर चलानी है तो सिंध में गुर्बत मिटाओ तहरीक चलाओ, हेल्थ केयर के लिए तहरीक चलाओ, एजुकेशन के लिए तहरीक चलाओ, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तहरीक चलाओ, और हम सब आपके साथ होंगे। सारी की सारी पार्टियों को जमा करके मौलाना साहब जो लीडरशिप ले रहे हैं, ये गलत सिमत पे जा रहे हैं और इनको इसका कोई फायदा नहीं होगा, आवाम इनके साथ नहीं होगी। सांगड़, बदीन, जोही, उमरकोट तक सारे के सारे इलाके डूबे हुए हैं। काश तबाह हो चुकी है, किसान जो हैं उनकी झोपड़ियां तबाह हो चुकी हैं, लोग जो हैं वो रोडों के ऊपर रह रहे हैं। रोटी भी गई, कपड़ा भी गया, मकान भी गया, पीने को पानी भी नहीं है लोगों को। पानी भी जहरीला है, उससे भी लोग मर रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं, भैंसें भी मर रही हैं। हर चीज जो है उनकी तबाह होती जा रही है और किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं है। PDMA का नामो निशान नहीं है, किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं की जा रही इन लोगों को। हम लोग तो जहां जा रहे हैं अपनी मदद आपसे पहुंच ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मेडिकल कैंप लेके जाएं, वहां पे लोगों को इमदाद करें, लेकिन ये काम हुकूमत का है। अरबा करप्शन में जा रहे हैं। एजुकेशन की जहां तक बात है, एजुकेशन तो खुल जाएगी, लेकिन कोरोना को कैसे चेक करेंगे, कोई इंतजामात नहीं किए सिंध हुकूमत ने। सो बेसिकली अब इन लोगों को जो है हमें निकालना ही पड़ेगा और ये तहरीक चलानी ही पड़ेगी। सिंध की अवाम ये जान चुकी है कि पीपल्स पार्टी अब उनके मफाद के लिए कोई काम नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी जो है उससे जान छुड़ानी पड़ेगी ताकि लोगों के लिए, गुर्बत के लिए कोई काम हो सके। थैंक यू वेरी मच। जानशेर जुनेजो साहब जरा सिचुएशन बताएंगे आपको वहां की। मीरपुर खास के जमींदार हैं और वहां की सिचुएशन पता चले कि इसमें हो क्या रहा है वहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताता चलूं, मेरा ताल्लुक PTI से है। जी मैं बताता चलूं, मेरा ताल्लुक PTI से है और मैं सिंध यंग फार्मर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूं। एग्रीकल्चर के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं, सिंध में अभी इंटीरियर सिंध में जो सैलाब के हवाले से जो गांव, जो ज़मीनें, जो फसलें मुतासिर हुई हैं,
उसकी कंडीशन अभी ऐसी है कि हजारों लाखों एकड़ अभी डूबे हुए हैं। उनकी कोई भी इनकी आप कॉटन की फसल उठा लें, मिर्च की, स्पेशल ये 2 फसलें जो हैं कॉटन और मिर्च, तो पानी को बर्दाश्त ज्यादा पानी को नहीं कर सकती, इसलिए वो तबाह हो चुकी हैं। वैसे तो गन्ना भी अभी तबाह होने की स्टेज पे है, क्योंकि अभी तक ये पानी निकल नहीं सका है फसलों से। मैं उनके गांव की आपकी कंडीशन आपको ये दिखाता भी चलूं। ये गांव है जो आप देखते चलें, ये इनके गांव डूबे हुए हैं। इनकी एग्रीकल्चर फसलें जो हैं वो तबाह हैं। हजारों लाखों एकड़ डूबी हुई हैं। अभी किसान के हवाले से मैं ये देखें, ये लोग झुग्गियों में ऐसे रह रहे हैं। जो सिंध हुकूमत दावे कर रही है कि हमने टेंट प्रोवाइड किए हैं, हमने राशन प्रोवाइड किए हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूँ, गारंटी मैं आपको देता हूँ, आप लोग सब चलें, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके जो यूसी चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उनकी औताकें टेंटों से, राशनों से भरी हुई हैं, लेकिन गरीब लोगों को एक राशन और एक भी टेंट नहीं प्रोवाइड किया गया इनकी तरफ से। हजारों राशन और हजारों टेंटों का इन्होंने दावे किए हुए हैं, लेकिन एक भी राशन और एक भी टेंट इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। हम शुक्रगुजार हैं फेडरल गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब के और हलीम आदिल शेख साहब के, जिन्होंने पहले दिन से, जब से ये सैलाब शुरू हुआ है उस दिन से लेके आज तक जितना भी काम किया, हजारों जो मुस्तहिक लोग थे उनके गांव में जाके, जिनके घर टूटे हुए हैं, तबाह हैं, उनको जाके राशन प्रोवाइड किया है, उनको टेंट प्रोवाइड किए हैं। तो ये काम जो है वो सिंध गवर्नमेंट का था, लेकिन कर वफाक रही है। एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक में क्या एग्रीकल्चर का मैं आपको बताऊं अभी कि एग्रीकल्चर के हवाले से कोई भी ऐसा कोई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई इकदाम नहीं किया गया, कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया गया, क्योंकि हजारों एकड़ डूबी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है इनको आगे चलाने की अगली फसलें भी हैं। अभी वीट की फसल आनी है, अभी गन्ने शुगर केन की फसल लगनी है। तो अगर ये पानी नहीं निकलेगा तो आपकी शुगर केन भी नहीं होगा और आगे आपका वीट भी फसल नहीं होगा। ये बड़ा गंदा मैसेज जाने वाला है, ये तबाही का मैसेज जाने वाला है। ये जो वीट की फसलें हैं, अगर गंदुम का बहरान पैदा होने वाला है। मैं आपको पहले से बताता चलूं, अगर ये सैलाब शुदा जो जमीनें हैं इनका पानी नहीं निकला तो ये हजारों एकड़ जो है, ये जो गंदुम काश्त होती थी वो गंदुम काश्त नहीं हो पाएगी और मुल्क में एक और बहरान पैदा हो जाएगा। लाइव स्टॉक के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि क्योंकि इन गरीब किसानों का जो मेन आमदनी है वो लाइव स्टॉक के जरिए थी। अभी इनके लाइव स्टॉक ना कोई घास बची है, ना, क्योंकि पानी की वजह से हजारों एकड़ डूबे हुए हैं, तो इनके मवेशी भी मर रहे हैं। अभी पानी पूरा एग्रीकल्चर उसमें भरा हुआ है, फील्ड में, जमीनों में, एकड़ों में। इनके लोग जो हैं वो रोडों पे आ गए हैं। इनकी हालत यह है कि उनके मवेशी मर रहे हैं, इनके मच्छरों की वजह से, इनके कीड़ों की वजह से। अभी अल्लाह ना करे, अगर इसको इस हालत में नहीं रोका गया तो इनके बच्चों को, इनको खुद को मलेरिया, डेंगू, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। मेरी सबसे अपील भी यही है कि मेहरबानी करके आप लोग निकलें, जो मुस्तहिक लोग हैं वो आए, निकलें, कोई हमें फंड ना दें, किसी और को ना दें, खुद जाएं, खुद विजिट करें। डिफेंस के इलाके के अलावा भी सिंध में बाकी इलाके भी हैं जो अभी डूबे हैं, उनके घर डूबे हुए हैं। आप उनकी हजारें फसलें। एक और मैं बात आपको बताता चलूं, 2 चीजें हो रही हैं, एक तो सैलाब आया है, दूसरा हाथ से डुबोया गया है। अभी पीपल्स पार्टी के जितने एमपीएज हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, उनकी हजारों एकड़ जितनी भी जमीनें हैं वो सूखी पड़ी हैं, उनकी फसलें भी ठीक हैं, लेकिन जो जीडीए से ताल्लुक है, जिनका पीटीआई से ताल्लुक है, जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, गरीब लोग हैं, उनकी सारी की सारी फसलें डुबाई गई हैं। अब ये दोहरा निजाम जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से किया गया है। मैं यही बोलूंगा कि मेहरबानी करके आए, आप लोग मीडिया वाले, हम दरख्वास्त करके जाएं और ये इलाके इनको विजिट करवाएं और देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, आपको पता होगा कि पिछले माली साल में 3 क्वार्टर्स में
आपने कहा कि जी मैं जवाब वो फंड्स कम दे रहा है। पिछले माली साल के 3 क्वार्टर तक हमारा वफाक की जानिब से पैसे पूरे दिए जा रहे थे। आखिरी क्वार्टर में आकर ये रोना धोना बुलेटिन चल गया, सिंध में कोरोना वाला मार्शल्ला लग गया कि जी बंद, नादिर शाही लॉकडाउन लग गया, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, फैक्ट्री बंद, मार्केट बंद, बिजनेस बंद, कारोबार बंद। आपको पता है कि एनएफसी अवार्ड कोई वफाक ने, ये नहीं होता कि 5 रुपए देने हैं तो 5 रुपए देने हैं। रिकवरीज जो इकट्ठी होती है उसका शेयर मिलता है। रिकवरीज 65% to 70% रिकवरीज रेवेन्यूज कराची शहर से जनरेट होते हैं पूरे पाकिस्तान के। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब ये कराची को नादिर शाही लॉकडाउन में बंद कर दिया गया तो रिकवरीज रेवेन्यूज कम हुए, जिसकी वजह से पिछले साल भी 475 अरब पंजाब को कम गए, 229 अरब सिंध को कम आए और 156 अरब केपी को, इसी तरह की दीगर सूबे में। लाजमी बात है जो कराची में रिकवरी पड़ना था, तो जब रेवेन्यूज कम इकट्ठे होंगे तो लाजमी बात है कि पैसे कम आएंगे नीचे। और ये नहीं कि सिर्फ वफाक ने कम दिए, सिंध ने जो खुद भी रेवेन्यू जनरेट करना होता है उसके अंदर भी बहुत बड़ी कमी हुई है। इंशाल्लाह वफाक कोई कमी नहीं रखेगा। जब 60 अरब हम अपने गरीबों को दे सकते हैं तो हम किसी के पैसे क्यों रोकेंगे। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इन्फ्लेशन आपके सामने है और बिजनेस फाइनेंस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी, उनका ये कहना है कि 40 लाख लोग बेरोजगार हो गए और जो आप खर्चे सवा है उससे लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जा रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़। तो सर पॉवर्टी को कहाँ रोकें? एक तरफ आपका प्लान है 3 साल का कि आप घर बनाएंगे, नौकरियाँ देंगे, दूसरी तरफ जो लोग बेरोजगार हैं इनको कैसे लाएंगे? क्योंकि पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा कि पॉवर्टी लेवल पाकिस्तान पे, इन्फ्लेशन लेवल पाकिस्तान पे 11 to 20% है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? 2 साल की ये पोजीशन है सर। देखिए 2 साल में बहुत सारी पोजीशंस हैं। ये जो पिछले ये नोट को इज्जत दो वाली पार्टियां जो रही यहाँ 15 साल भी और उसके बाद पूरा 30-40 साल, नोट को इज्जत देने वाली पार्टियों ने जो तबाही मचाई, जो इन्होंने नोट कर्जों की सूरत में लिए, जो हमारे इदारे तबाह किए, जो पाकिस्तान को पीछे लेकर गए, जो पाकिस्तान को करप्शन का नासूर लगाकर गए। पाकिस्तान को एक सर्जरी की जरूरत थी। जिस अंदाज से किसी जख्म को नासूर बना दिया जाता है, इन लोगों ने पाकिस्तान को जख्मी कर दिया। उस सर्जरी के बाद, चीजों को ठीक करने के बाद, और वो बजाय इसके कि हम दुनिया जहान से लोग इकट्ठा करके और कहते जी सब ठीक है, नहीं, हमने खुद पेट पे पत्थर बंधवाया और बांधा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ट्रैक पर है। आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। पूरी दुनिया से हमारे जो सर्वेज हैं वो पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया जहान हमारी इकोनॉमी को बेहतर ग्रोथ देख रही है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि तमाम चीजें, ये महंगाई, ये तमाम चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। सर हो गया। आपने जिक्र किया केई का, किलर इलेक्ट्रिक का जिक्र किया आपने। कराची इलेक्ट्रिक को मैं किलर इलेक्ट्रिक कहता हूँ, किलर इलेक्ट्रिक है। और इसको लाइसेंस टू किल जो दिया गया है वो 2009 में आसिफ जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे तो उस वक्त किलर इलेक्ट्रिक को लाइसेंस टू किल कराचीइट्स दिया गया कि अबराज को वो मुआहिदा कर लिया गया जिससे निकलने के लिए आज नेपरा को आना पड़ा है। नेपरा फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। नेपरा ने आके हेयरिंग की है। उससे पहले इन्होंने, मैं बताना चाहता हूं, हमारा बस चलता पहले दिन उठा के कान से निकाल के इनकी मोनोपोली खत्म करते। सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया हुआ था। शुक्रिया जस्टिस गुलजार कि उन्होंने स्टे ऑर्डर खत्म किया। मतलब इन्होंने नेपरा के खिलाफ स्टे ऑर्डर लिया हुआ था कि कोई वो नहीं हो सकती, क्या कहते हैं, हेयरिंग नहीं हो सकती। नेपरा ने हेयरिंग की है और इंशाअल्लाह इस महीने के आखिर तक टाइम है। किसी और कराची के शहरी ने अगर कोई दरखास्त भेजनी हो कि नेपरा को भिजवाएं, इंशाल्लाह इसके बाद केई को ठीक किया जाएगा और मामला शिकायतें दूर की जाएंगी। सर चांद भाई चंद दिनों में पता चल जाएगा।
फायरिंग करके चले जाते हैं, क्या इलेक्ट्रिक को फायदा दे, तो मफाद को फिर इंशाल्लाह अक्टूबर में आप लोगों को पता चल जाएगा कि नेपरा क्या कर रहा है। जवाब दे दूं चांद भाई का? भाई चांद का तो जवाब देने दें, फिर सितारों का नंबर आएगा। अक्टूबर में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नेपरा का जो भी एक्शन होगा, चूंकि हक पे होना है तो हमें पीपल्स पार्टी ये के इलेक्टेड ने जुल्म किया, तो इंशाल्लाह अक्टूबर में नेपरा का रिजल्ट हमें उम्मीद है कि नेपरा इंसाफ कराएगी और कराची वालों को इंसाफ दिलाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने कहा कि कराची पैकेज अनाउंस हो गया, दीगर सिंध के इलाकों के लिए क्यों नहीं किया? क्या कराची सिंध से अलहदा? मैं आज सवाल कर रहा हूं टाम न्यूज से कि क्या कराची सिंध से अलहदा है? मुझे क्लियर बताइए। जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कराची सिंध है और सिंध कराची है। अगर कराची को दे दिया तो क्या तकलीफ है? क्या कराची अलहदा है? कराची 90% रेवेन्यू पूरे सूबे का कराची जनरेट करता है। हम इस वक्त कराची में बैठे हैं, आप कराची में बैठे हैं, मतलब कराची को दे दिया तो कहते सिंध को नहीं दिया। भाई कराची सिंध है, सिंध कराची है। सुने मेरी बात, कोरोना के अंदर भी वजीर आजम नहीं आए थे यहाँ, लेकिन 60 अरब रुपए दिया था बगैर आए। कोई यहां तो हर रोज मुराद अली शाह साहब टीवी पे बैठे हुए होते थे। हल्का है 7 शरीफ मुराद अली शाह साहब का, क्या मुराद अली शाह साहब 7 के नाम पूछते? मुराद अली शाह 7 छोना आयो, छोना आयो, छोना आयो। भाई उनका काम कराची में है, वो कराची बैठे हैं। बिलावल जरदारी साहब का हल्का है लाड़काना। बिलावल साहब इस जब से वह मैंने बने कितनी दफा लाड़काना गए हैं। हमारे यहाँ ड्रामेबाजी नहीं होती, हमारे यहाँ सिस्टम चलाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उधर बैठ के भी 60 अरब कोरोना में दे दिए। आज भी एनडीएमए के थ्रू 29,000 टेंट्स आर्मी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। एनडीएमए वज़ीर आला कहते हैं शुक्रिया एनडीएमए। भाई एनडीएमए और वफाकी हुकूमत वो क्या कहते हैं बेहिस, तो भाई एनडीएमए वफाकी हुकूमत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। और दीगर इजला के लिए भी जिस अंदाज से, चूंकि कराची में डिजास्टर 20 दिन पहले आया था तो कराची का ऐलान 20-25 दिन पहले हो गया। इंशाल्लाह दीगर सिंध के इजला के लिए भी भरपूर तरीके से प्लानिंग हो रही है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से कोरोना में पूरे सिंध को लावारिस नहीं छोड़ा गया, अब भी नहीं छोड़ा। मेहरबानी से 262% दवाओं की कीमतों में इजाफा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया है 2 साल में। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कह रहे हैं कि 5 साल में सबसे ज्यादा। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो रीजन में पाकिस्तान की दवाओं की कीमतें सबसे ज्यादा होंगी। सर इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो बड़ा सैलाब है। 50 रुपए की दवा 120-150 तक की हो गई है। और ब्लड प्रेशर, शुगर जो भी लेते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो आगे जाके मैस क्रिएट हो जाएगा। ये कोई काफी अरसे से दवाइयों की कीमतें रेगुलेट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी दवा साज फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और दवाइयां नहीं बना रही थी, जिसकी वजह से दवाइयों की किल्लत भी हो गई थी। आम दवाइयां जो कि मिलनी चाहिए, रेट तो पुराने थे, ढूंढने को कौसर मेडिको से पहले मिलती कोई नहीं थी। दवाइयों की शॉर्टेज थी, दवाइयों की किल्लत थी। चीज़ों को रेगुलेट किया जा रहा है और चीज़ों एक तरफ डायरेक्शन में चलने के लिए कुछ सख्त फैसले भी किए जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा बहुत सारी दवा साज कंपनियां बंद हो गई थी और वो कहते थे कि हम चीज़ें मैच नहीं कर पा रहे हैं। उसी लिहाज से देखते हुए ये कुछ फैसले किए गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर अगर कहीं कुछ गलत होगा तो उसको ठीक किया जाएगा।